Hello student, myself Rahul Kumar Singh. Now today we are going to start topic name is problem on PERT. PERT means program evaluations and review techniques, right? So हमारे पास problem है. Problem क्या है? For given activity determine first critical path using PERT. PERT means program इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स. और सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करना है हमको? कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर ईच एक्टिविटी, राइट? एंड लास्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज. ठीक है. अब जैसे कि आपके टेबल में एक्टिविटी, ठीक है, गिवन है. जैसे 1 to 2 एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइम्स जो कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था थ्योरी में, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा. ये हमने स्टडी किया था प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमिस्टिक टाइम T0, पेसिमिस्टिक टाइम TP एंड मोस्ट लाइकली टाइम TM. ये डिस्कस किया था. और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स इन PERT, एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम, ये हमने पढ़ा था. T इक्वल्स टू T0 प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6. उसके बाद हमने वेरिएंस को स्टडी किया था. V इक्वल्स टू TP माइनस T0 अपॉन 6 का स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर. उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस किया था. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ एक्टिविटी वेरिएंस, ये हमने पढ़ा था. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, उसके लिए फॉर्मूला देखा था Z इक्वल्स टू एक्चुअल टाइम T माइनस TCP क्रिटिकल टाइम और अपॉन सिग्मा, राइट? सो हम इन्हीं चीजों को न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम की. तो प्रॉब्लम क्या दे रखा है? प्रॉब्लम दे रखा है कि हमारे पास एक नेटवर्क मतलब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें एक्टिविटी है. जैसे कि मैंने बताया एक्टिविटी 1, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है तो हर एक एक्टिविटी का टाइम दे रखा है, लेकिन टाइम का कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टाइम नहीं दे रखा है. हमारे पास जो 3 डिफरेंट टाइम्स होते हैं जैसे T0 ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये यहाँ पर गिवन है. तो हम फॉर्मूले के बेस पर हम एक्सपेक्टेड टाइम हर एक एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हमें सबसे पहले स्टार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? क्रिटिकल पाथ यूजिंग PERT. अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो ऑलरेडी CPM के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं, तो CPM के बेस पर ही हमको PERT का एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब हमको CPM डायग्राम ही ड्रॉ करना पड़ेगा नेटवर्क का, ठीक है. उसके बाद सेकंड चीज हमको कैलकुलेट करना होगी, कैलकुलेट वेरिएंस, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर ईच एक्टिविटी. और हर एक एक्टिविटी के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा, इसमें क्या लिखा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज. मतलब प्रोजेक्ट 26 डेज में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि PERT में जो टाइम होता है वो हमारा प्री डिफाइंड नहीं होता है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने समय में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज. मीन्स कि प्रोजेक्ट 26 डेज में अगर ये कंप्लीट होता है तो इसकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंटेज है हमें वो भी कैलकुलेट करना है. अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको हर एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो इससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको. ये टेबल पे मैंने लिख दिया हर एक एक्टिविटी, ठीक है. तो एक्टिविटी 1 से 2, जैसे कि यहाँ पे टाइम कितना था? यहाँ पे था T0 TM TP, ठीक है, हर एक एक्टिविटी के लिए. तो 1 से 2 से लेकर 5 to 6 एक्टिविटी तक मैंने उसको टेबल में एक अलग से मेंशंस कर दिया है, ठीक है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 to 2 एक्टिविटी में ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना दे रखा है? 6. TM कितना दे रखा है? मोस्ट लाइकली टाइम 9. और TP कितना दे रखा है? 12 पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है. तो अब हमको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना है हर एक एक्टिविटी के लिए. अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? T इक्वल्स टू T0 प्लस
4Tm प्लस TP अपॉन 6। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम मोस्ट लाइकली टाइम को ज़्यादा मेजोरिटी के साथ यूज़ करते हैं इन तीनों टाइम में। तो यहाँ पे हमने T0 प्लस 4Tm प्लस TP अपॉन 6 कर दिया। अब हम हर एक एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड टाइम आपका देखिए, T0 की जगह अगर मैंने यहाँ पर 6 रखा, TM की जगह 9 रखा और 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 36 और 6 42 और प्लस TP की जगह कितना रखा 12। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा टोटल टाइम टोटल 54, ठीक है। मतलब 6 और 9 36 और 6। जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कोई एक एक्टिविटी के लिए करके देख लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। T इक्वल्स टू कितना है T0। पहले एक्टिविटी के लिए मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद सारी एक्टिविटी के लिए आपको सेम करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू TM, तो TM कितना है 9, तो 4 इंटू 9 और प्लस 12 और अपॉन कितना होगा 6। तो ये होता है 36 और 6 42 और 10 52, तो 54 अपॉन 6। तो कितनी है वैल्यू हमारे पास टोटल 9, ठीक है। तो 1 to 2 एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो कितना होगा आपका 9 होगा, ठीक है। उसी तरह हम हर एक एक्टिविटी के लिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालकर हम एक्सपेक्टेड टाइम को फाइंड कर सकते हैं। तो आप 1 to 3 के लिए देखते हो, तो 1 to 3 के लिए अगर T0 की जगह 3 प्लस 4 इंटू 4 16 3 19 और 11 और उसका डिवाइडेड कर दोगे 6, तो आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा 5। उसी तरह इस 2 to 4 एक्टिविटी के लिए देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। उस तरह आप इसके लिए देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के तो 6, तो इसका भी हो जाएगा आपका 6। और उसके बाद नेक्स्ट हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा आपका 2। उसके बाद इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, इसके लिए हो जाएगा 9 और इसके लिए हो जाएगा 2। तो इसी तरह हमने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड कर लिया, जो कि कितना है हर एक एक्टिविटी के लिए, जो कि इस टेबल में यहाँ पर हमने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें वेरिएंस भी फाइंड करना है। अब आपको पता है कि वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या था। वेरिएंस के लिए हमारा फॉर्मूला था जो कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। वो फॉर्मूला क्या था वेरिएंस के लिए? वेरिएंस के लिए फॉर्मूला था हमारा TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, राइट। TP मीन्स प्रिज्मेटिक टाइम माइनस T0 ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मीन्स एक तो प्रोजेक्ट का जो सबसे ज्यादा टाइम जिसमें लगता है और एक सब प्रोजेक्ट जिसमें सबसे कम समय में हो जाता है वो, तो उनके बीच का वेरिएशन अपना 6 और उनका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो वो फॉर्मूला क्या है आपके पास? ये होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है, ये होता है आपका TP माइनस T0 और अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करना होता है तो देखिए अब 1 to 2, ठीक है। तो 1 to 2 में TP कितना है 12, तो V इक्वल्स टू 12 माइनस T0 कितना है आपका 6, सो 6 अपॉन 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 और 12 माइनस 6 मीन्स 6 और 6 अपॉन 6 का स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है। तो वेरिएंस फॉर एक्टिविटी 1 to 2 के लिए कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब वेरिएंस फॉर एक्टिविटी 1 to 3, उसी तरह जैसे हमने इस फॉर्मूले के लिए किया है उसी तरह इसी फॉर्मूले में हम हर एक एक्टिविटी 1 to 3 2 to 4 सारी एक्टिविटी के लिए निकालेंगे। तब 1 to 3 के लिए देखते हैं। तो 1 to 3 के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1.778 और 2 to 4 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 4.000। 3 to 4 के लिए देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3 to 4 के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा 0.444 और 3 to 5 के लिए देखेंगे तो वो भी हो जाएगा 0.444 और उसके बाद 2 to 6 के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा 0.111 और 4 to 6 के लिए देखेंगे तो
7, 7, 8 और उसके बाद 5 to 6 के लिए देखोगे तो 0.111। तो इसी तरह हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला v इक्वल्स टू TP माइनस TP अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो हर एक एक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पर वेरिएंस भी फाइंड कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट ये टेबल तो आपको क्लियर हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा नेटवर्क डायग्राम। अब इसके बिहाफ पे हमको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो दूसरी टेबल बनाएंगे वो होगी आपकी ये वाली, ठीक है। तो अब आपका जो ड्यूरेशन कि अभी अभी टाइम फाइंड किया था वो क्या टाइम मिला हमको, अभी जो टाइम था ये था आपका T0 TM TP। तो उसके बेस पर हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला, वही एक्सपेक्टेड टाइम को हमने यहाँ पर मेंशन किया और उसके बेस पर हम अब नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आप देखिए हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 1 to 2 और 1 to 3, राइट। 1 to 2 और 1 to 3 मीन्स 1 से 2 और 1 से 3। तो मैं यहां से इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं 1 से, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 2 और 1 से 3। अब उसके बाद देखिए 2 से 4 और 3 से 4, मतलब 2 से 4 मतलब 4 से 4 2 से भी आता है और 3 से भी आता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह 2 से 4 और 3 से 4, क्लियर। उसके बाद अब आप देख रहे हैं 3 to 5, ठीक है। 3 से 5 भी निकलता है, ठीक है। तो 3 से 5 मैंने एक एक्टिविटी यहाँ पे निकल गई, राइट। उसके बाद अब देखिए 2 से 6, तो 2 से 6 मीन्स ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी यहाँ पे मैंने इसको भी मेंशंस कर दिया है, ठीक है। इसको बोल दिया 2 से 6। अब 4 से 6, अब 4 से 6 और आपका 5 से 6, तो 4 से भी 6 और 5 से भी 6, तो 4 से 6 ये हो गया और 5 से 6 ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह मैंने इस टेबल के बिहाफ पे आपका नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया। देखिए आपके टेबल 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6 और 5 to 6, उसके बिहाफ पे मैंने ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब टाइम जो कि आपके पास यहाँ पर है, जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था 1 to 2 में कितना टाइम है आपका, 1 to 2 में आपका जो टाइम है वो है 9, 1 to 3 में कितना है 5, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा 2 to 4 में, 2 to 4 में टाइम कितना है 6 और 3 to 4 में टाइम कितना है 6। उसके बाद 3 to 5 में टाइम कितना है 2 और 2 to 6 में टाइम कितना है 6, 4 to 6 में कितना है 9 एंड लास्ट 5 to 6 में कितना है 2। तो ये निकाल दिया हमने, ठीक है। अब हमको जो हर बार की तरह जैसे हमने CPM में पढ़ा था उसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ये चीज, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, अर्लियर फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और उसके बिहाफ पे हमको टोटल फ्लोट भी फाइंड करना, तभी हम क्रिटिकल पाथ को बना पाएंगे। तो सबसे पहले 1 to 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 to 2 में आपके पास यहाँ पर आप देखते हैं कभी तो इनिशियल टाइम हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टाइम यहाँ पर है वो है 0, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। अब 1 to 2 की बात करेंगे तो 0 to 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। फिर 0 to 5, पहले फॉरवर्ड कैलकुलेशन करता हूं मैं, ठीक है। तो 0 और +5 तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद अब देखिए 2 to 4 और 3 to 4, अब
इस 4 में 2 to 4 1 और ये 2, तो हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा। तो 9 to 6 कितना होगा 15 और 5 to 6 कितना होगा 11। तो हम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लेंगे 15। ये तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम मैंने सीपीएम की जितने भी प्रॉब्लम कराई तो उसको बार बार लिखने के जब मैं एक बार डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब 3 to 5 में देखते हैं, तो 5 plus 2 ये कितना हो गया 7, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट यहाँ पे देखते हैं 9 और 6 कितना होता है। अब देखिए इस 6 पर 2 एक्टिविटी है, 2 to 6 और 4 to 6। तो देखिए 9 plus 6 कितना होगा 15 और 15 plus 9 ये कितना होगा 24। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी मेरी 24, ठीक है। तो देखिए ये मैंने क्या निकाला अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। अब उसके बाद 24 आपकी क्या है लास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं यहीं से स्टार्ट बैकवर्ड कैलकुलेशन पे जाऊंगा। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा मेरा वापस 24 के बाद 24 से जब मैं इधर की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा 24 और 2 तो ये हो जाएगा मेरा 22, ठीक है। 24 minus 2 minus 22। अब 24 minus 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉरी इस पर देखिए 4 to 6। तो देखिए 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा आपका 15 और उसके बाद 22 minus 2 और 15 minus 6, ठीक है। तो अब देखिए 22 minus 2 होगा आपका 20 और 15 minus 6 जो कि होगा 9। अब हमको क्या करना है बैकवर्ड कैलकुलेशन में, जैसे हमने फॉरवर्ड कैलकुलेशन में मैक्सिमम वैल्यू, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन में हमको क्या करना होगा मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। 22 minus 2 मीन्स 20 और 15 minus 6 मतलब 9। तो हमने यहाँ पर 9 मेंशन किया। अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं 24 और 6 तो कितना हुआ 18, 15 और 6 तो ये कितना हुआ मतलब 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका होता है आपका 18, ठीक है। अब 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितना होता है 9। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 9, हमने 9 लिया। उसके बाद लास्ट में देखिए अब हमारे पास इस फर्स्ट पे देखते हैं 2 से 1 या 3 से 1। तो 9 minus 9 0, 9 minus 5 तो ये कितना हुआ 4। तो 0 और 4 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0। तो ये आपका देखिए 0 0, ठीक है। तो इस तरह हमने नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हमको ये जो डायग्राम हमने बनाया यहाँ पे हमको फ्लोट फाइंड करना होगा। मीन्स पहले तक क्रिटिकल पॉइंट फ्लोट फाइंड करेंगे और फ्लोट फाइंड करने के बाद हम क्रिटिकल पाथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस नेटवर्क में। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे। देखिए अब 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है इसका 0, तो मैंने लिख दिया 0। फिर अर्लियर फिनिश टाइम 0 plus 9, 0 plus 9 तो मीन्स कितना होगा ये 9। और फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम 9 और फिर 9 minus 9 ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह एक्टिविटी 1 to 3 के लिए देखेंगे तो एक्टिविटी 1 to 3 के लिए देखिए 0 स्टार्टिंग है 0, 0 plus 5 तो ये हो जाएगा 0 plus 5 मीन्स 5, राइट। अब देखिए लेटेस्ट फिनिश टाइम ये कितना है 9, तो मैंने 9 लिख दिया और 9 minus 5 दैट मीन्स 4, ठीक है, ये 4 लिख दिया। तो 1 to 3 के लिए भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है 2 to 4 के लिए देखना है। तो 2 to 4 के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है 9 है, बिल्कुल है। देखिए 2 to 4 तो ये 9 स्टार्टिंग में अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, फिर 9 plus 6 तो ये कितना होगा 15 अर्लियर फिनिश टाइम और 15 लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 15 और -15 minus 6 तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे इसको मैं 9 लिख दिया, ठीक है। सो उस तरह मैं हर एक एक्टिविटी का कर सकता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए 3 to 4 है ना। अब 3 to 4 मीन्स आपका 3 to 4 का है ये रहा। तो देखिए अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है 3 to 4 के लिए, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 3 to 4 के लिए है हमारे पास, ये देखिए
3 to 4 के लिए अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 5, तो 5 और उसके बाद अर्लियर फिनिश टाइम तो 5 + 6, तो ये कितना हो गया 5 + 6, ये हो गया मेरा 5 + 6, ठीक है। तो 5 + 6 11 है ना। देखिए 3 to 4 के लिए बात करते हैं, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 5, तो 5 + 6 ये हो गया मेरा 11 और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 15 और 15 - 6, तो ये कितना हो गया 9, ठीक है। अब जैसे 3 to 4, अब उसके लिए 3 to 5, तो अब 3 to 5 के लिए देखते हैं, तो 3 to 5 के लिए कितना है 5 9, ठीक है 5 9 ये वाला है और 7 20, तो देखिए 3 to 5, तो स्टार्टिंग टाइम कितना है आपका 3 to 5 के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर। तो 3 to 5 के लिए स्टार्टिंग टाइम आप देखते हो, तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 3 to 5 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अर्लियर स्टार्टिंग टाइम और 5 + 2, तो ये हो जाएगा मेरा 7, तो ये 7 और अर्लियर फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 22, ठीक है। अब लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 22 - 2, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। सो ये हो गया 3 to 5 के लिए। अब 2 to 6 के लिए, अब 2 to 6 के लिए अगर हम बात करें तो 2 to 6 यहाँ पर क्या है 2 to 6 है आपके पास, ये है 2 to 6 9 9 24 24, तो 9 अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, फिर अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 9 + 6 15 और फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना 24 और 24 में से -6, तो ये आ जाएगा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो देखिए 2 to 6 के लिए कितना हो जाएगा 2 to 6 की अगर हम बात करते हैं तो 2 to 6 में आपका 2 to 6 में ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 2 to 6 में 9 अर्ली स्टार्टिंग टाइम और 9 + 6, तो ये हो गया 15, ठीक है। और फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम ये कितना 24, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24 और -6, तो 24 - 6, तो ये कितना हो गया आपका 18, ठीक है। 24 तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18, ठीक है, राइट। देखिए 9 मीन्स स्टार्टिंग 9 और 9 + 6 कितना हुआ 15, तो 15 लिखा। उसके बाद 24 लेटेस्ट फिनिश टाइम 24 और 24 में से -6, तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। अब उस तरह 4 to 6 की बात करें तो 4 to 6, तो 4 to 6 में आपका ये है, ठीक है। तो 4 to 6 में आप देखिए, तो 4 to 6 में मैं क्या लिखूंगा 4 to 6 में जो टाइम कितना दे रखा 9, तो 15, तो पहला टाइम कितना हो गया 15, उसके बाद 15 और 9, तो 15 और 9 कितना हुआ 24, तो यहाँ पे हो गया 24 और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है यहाँ पे 24, तो 24 और 24 - 9, तो ये हो जाएगा मेरा 24 - 9, तो ये हो जाएगा 15 कंप्लीट। अब लास्ट बचा है हमारा 5 to 6, तो 5 to 6 7, तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 7, फिर 7 to 2 9, तो ये हुआ 9, ठीक है 9 हुआ। और उसके बाद 24 लास्ट, 24 लास्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम और 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 22। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक टेबल बना दी, ठीक है। अब ये टेबल बनने के बाद आपको टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है। तो टोटल फ्लोट निकालने का आसान सा तरीका है EFT और LFT दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर EFT LFT या EST LST दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस कितना होगा, अगर 0 होगा दैट मीन्स वो क्रिटिकल पाथ को शो करेगा। तो देखिए 9 to 9 कितना होगा 0, 5 to 9 का डिफरेंस कितना होगा 4, 15 to 15 का डिफरेंस कितना होगा 0, 15 का 11 का डिफरेंस कितना होगा 4, 22 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 15
और 24 और 15 का डिफरेंस कितना होगा 9, और 24 और 24 का डिफरेंस कितना होगा 0, और 24 और 9 का डिफरेंस कितना होगा 24 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे हमें जीरो कहाँ कहाँ मिल रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी पर जीरो मिल रहा है। 1 to 2 एक्टिविटी पर हमें जीरो मिल रहा है, फिर 2 to 4 एक्टिविटी पर हमें जीरो मिल रहा है, उसके बाद 4 to 6 एक्टिविटी पर हमें जीरो मिल रहा है। मतलब 3 एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पर हमें फ्लोट की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ को शो करेगा। 1 to 2, 2 to 4 और उसके बाद लास्ट है 4 to 6। ठीक है, सो अब हम क्रिटिकल पाथ इजीली तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए 1 to 2 फ्लोट की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 to 2 मैं इसको डबल डार्क कर देता हूं 1 to 2। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 2 to 4, 2 to 4 में फ्लोट की वैल्यू कितनी है 0, तो इसको भी मैं डबल डार्क कर देता हूं। ठीक है, और लास्ट इन लिस्ट 4 to 6, इसमें भी 0 है, तो 4 to 6 ये आपका इस तरह होगा। ठीक है, तो आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो अब कितना हो जाएगा, वो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो अब हमें जो क्रिटिकल पाथ मिलेगा, क्रिटिकल पाथ बाय एक्सपेक्टेड टाइम t, जो कि हमने नेटवर्क डायग्राम में बनाया, तो वो कितना हो जाएगा 1 to 2, 2 to 4 और 4 to 6। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 to 2 का एक्सपेक्टेड टाइम कितना था 9, 9 और 6 15, और 15 और 9, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है टोटल वो कितना है 24 डेज। सो हमें क्रिटिकल पाथ जो इस नेटवर्क का, कौन से नेटवर्क का, पर्ट वाले नेटवर्क का जो मिला वो कितना आया 24 डेज। तो इसको हम बोल सकते हैं TCP इक्वल्स टू 24 डेज, राइट। तो अभी हमने जो प्रॉब्लम थी हमारी उसमें हमने क्या क्या फाइंड किया। तो पहली जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने जो फर्स्ट केस था उसको कंप्लीट कर लिया, क्रिटिकल पाथ यूजिंग पर्ट। तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है कैलकुलेट वेरिएशंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर ईच एक्टिविटी। तो वेरिएंस तो हमने निकाला ही था सभी एक्टिविटी के लिए, जो आपको हमने बताया था 1 to 2 से लेकर 5 to 6 तक वेरिएशन निकाला था। अब उसके बाद जो सेकंड जो स्टेप्स होती है हमारी वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए फॉर्मूला जो था हमने लास्ट टाइम जो क्लास में पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए फॉर्मूला क्या था, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ एक्टिविटी वेरिएंस। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी का। अब हमको क्या करना है, क्रिटिकल एक्टिविटी का जो भी वेरिएंस होता है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तब क्रिटिकल एक्टिविटी का वेरिएंस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट जो है सेकंड कंडीशन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो अभी हमने क्रिटिकल पाथ क्या निकाला 1 to 4 6, तो 1 to 4 6 निकाला था हमने। ठीक है, तो उसके बेस पर हम यहां पर देखेंगे 1 to 4 6। ठीक है, तो 1 to 4 6 आपका ये 1 2 4 और 6। ठीक है, तो 1 2 2 4 और 4 6, तो इनका वेरिएशंस क्या है, 1 2 4 का कितना है 4 और 4 6 का कितना है 1.778। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो फॉर्मूला था वो क्या निकल जाएगा आपका, रूट में ये हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1
प्लस 4, ठीक है, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 और प्लस 1.778। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास, टोटल वैल्यू वो होगी 2.6034। तो हमने सिग्मा की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल ली, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा मिल गया। अब उसके बाद अब हमें जो लास्ट कैलकुलेट करना है, तो देखिए हमारा फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, हमें लास्ट कंडीशन जो कि कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 26 डेज में प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला था जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो वो क्या था, वो था हमारे पास T माइनस TCP अपॉन सिग्मा। T मीन्स एक्चुअल टाइम माइनस TCP मीन्स क्रिटिकल पाथ टाइम और अपॉन सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है, सो अब हमको जो निकालना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है हमको टाइम निकालना है सर, हमको जो टाइम निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जेड का, वो क्या होता है, जेड का फॉर्मूला आपको पता ही है, जेड इक्वल्स टू टी माइनस TCP और अपॉन सिग्मा। तो देखिए हमको जेड की वैल्यू निकालना है, तो टी की वैल्यू तो कितना है, जो एक्चुअल टाइम दे रखा है 26 माइनस TCP जो कि अभी हमने निकाला है 24 डेज और अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6034। सो आपकी जो जेड की वैल्यू है ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो होगी हमारे पास 0.7682, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है 0.7682, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो जेड की वैल्यू है उसके लिए हमें अब टेबल का यूज करना पड़ेगा। उस टेबल को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाली टेबल। सो अभी जो वैल्यू एक्चुअल में हमारी थी कितनी है, 0.7682। तो आप देखिए जो जेड की जो वैल्यू है, ठीक है, मीन्स अब हमें फाइंड करना है कि 0.7682 कहाँ पे आ रहा है इस टेबल में। तो आप देखिए इस टेबल में 0.7682 जो आ रहा है हमारा 0.7682, ओके। तो 0.7673 और जो एक्चुअल हमारे पास कितना है 82, तो ये कहाँ पर मीट कर रहा है, 0.7673 और 0.7704 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है वो इन दो वैल्यू के बीच में मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यू को एवरेज करेंगे, ठीक है। एवरेज करने के बाद हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों वैल्यू का एवरेज करते हैं 0.7673 प्लस 0.7704 बाय 2, तो उनका एडिशन करने के बाद उसका जब एवरेज करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमारे पास 0.7782, ठीक है। तो 0.7782 जो मिलेगी वो मैंने लिख दिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 का। सो जेड की वैल्यू हो गई 77.82%। तो ये जो जेड की जो वैल्यू मुझे मिली 77.82%। अब देखिए 0.7682, तो मैंने अभी आपको बताया टेबल से तो दो वैल्यू का मैंने एवरेज लिया था। एवरेज लेने के बाद जो मुझे वैल्यू क्या मिली 0.7782, और अब चूंकि हमको
प्रोबेबिलिटी जो प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के लिए वो लेना है किसके टर्म्स में लेना है, परसेंटेज के टर्म्स में लेना है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो जो जेड की जो वैल्यू हुई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज इज 77.82%। मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट है वो इतने समय में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कंप्लीट होने का जो टाइम है वो कितना होगा 77.82%। मीन इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। ठीक है, सो ये आपका पार्ट का जो न्यूमेरिकल है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद वापस आप न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पे हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों कंडीशंस फाइंड कर ली। क्रिटिकल पाथ गिविंग यूजिंग पर्ट, सेकंड हमने फाइंड किया कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर ईच एक्टिविटी, और तीसरा फाइंड किया कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज। तो हमने तीनों चीज कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो भाई हमारा जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि जेड इक्वल्स टू टी माइनस टी सी पी अपॉन सिग्मा। तो उसके बेस पर हमने अभी जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी प्रोजेक्ट की कितनी थी कि इस कंडीशन में अगर हम 26 डेज एक्सपेक्टेड मानते हैं तो उस दौरान प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 77.82% होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल में कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि जो जेड की जो वैल्यू होती है मीन्स जो प्रोबेबिलिटी टाइम जो होता है मतलब एक्सपेक्टेड टाइम 26 की जगह अगर हम मान लेते हैं, जो टी का एक्सपेक्टेड टाइम मानते हैं, अगर हम कितना मानते हैं, अगर टी का टाइम मैं मानता हूं कि टी इक्वल्स टू 20 डेज। ठीक है, प्रॉब्लम पूरा सेम है, बस जो एक्चुअल टाइम है टी उसकी जगह मैंने 26 की जगह मैंने कितना मान लिया 20। तो आपके पास जो जेड का जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा T माइनस टी सी पी अपॉन वो हो जाएगा सिग्मा। तो देखिए T मीन्स कितना है एक्चुअल टाइम 20 डेज माइनस, और अभी अपने जो क्रिटिकल पाथ के ड्यूरेशन में निकाला था वो कितना था 24 डेज, और अपॉन और आपका जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाला था वो कितना था सिग्मा की वैल्यू 2.6034। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें जो जेड की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, राइट। तो वो वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव है 1.5364। अब कभी मान लो कोई इस तरह की प्रॉब्लम में जेड की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव मिल जाते हैं तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक्स होती है कि उसमें ट्रिक्स क्या होती है कि अगर जब कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हमें 3 चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, इग्नोर द साइन एंड नोट दैट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पी फॉर जेड। मतलब जेड की जो वैल्यू है हमको टेबल से फाइंड करनी है। ये जो टेबल जो मैंने आपको अभी बताई इससे हमको क्या करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले तो हमें क्या करना है, साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर करेंगे साइन, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5364। तो आप जेड की जो टेबल से हम जो अभी जो वैल्यू निकाले तो वो कितनी मिल जाएगी, अब हमें वो मिल जाएगी अगर टेबल से निकाल, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कैसे निकाली जाती है, तो हो जाएगा 0.9414। तो ये जो वैल्यू मिली ना, अब इस वैल्यू को मैं 1 में से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दूसरी स्टेप में क्या करूंगा, एक मतलब 1 में से मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.9414। ठीक है, सो हमें जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी यहाँ पर अब वो कितनी हो जाएगी 0.0586। ठीक है, अब चूंकि पॉइंट में, अब चूंकि हमको इसका प्रोबेबिलिटी किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। दैट मीन्स हमको 100 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 5.86%। दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस टाइम। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मतलब इतने % प्रोबेबिलिटी हुई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की। क्यों, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चंस में क्या था, हमने क्वेश्चंस में क्या देखा था कि जब प्रोजेक्ट आपका हमने माना था कि 26
डेज जो क्या था एक्सपेक्टेड डे, ठीक है, हमने माना था कि 26 डेज में प्रोजेक्ट क्या हो आपका कंप्लीट हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, तो कुछ ये कितने निकली थी 77.82। अब मैं 26 की बजाय अगर मैं 20 डेज करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो और भी लेस हो जाएगी। तो ये मान के चलूंगा अगर इस कंडीशन में अगर मैं 20 डेज मानता हूं तो ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 5.86%। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।